लोग आज क्लास 10th भूगोल का जो अध्याय 6 पढ़ रहे हैं, ठीक ना। उसके बारे में पढ़ेंगे। खनिज आधारित उद्योग। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कृषि आधारित उद्योग, जो हम लोग लास्ट में पढ़े थे चीनी के बारे में, चीनी उद्योग के बारे में, ठीक ना। एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये पढ़े थे हम लोग चीनी उद्योग के बारे में, ठीक ना। तो चीनी उद्योग कहाँ कहाँ भारत में पाए जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ठीक ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे चीनी उद्योग का उत्तर प्रदेश में विकास होने के निम्न कारण, मतलब उत्तर प्रदेश में विकास होने के क्या क्या कारण थे। इसमें कच्चे माल की प्राप्ति की उपलब्धता, मानवीय श्रम, पर्यावरण, पूंजी, पर्याप्त मांग, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है भाग 19। इसके पहले 18 था, जिसमें हम लोग खनिज आधारित उद्योग पढ़ेंगे। इसके पहले क्या पढ़े थे हम लोग, कृषि आधारित उद्योग के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग को पढ़ना है खनिज आधारित उद्योग। वे उद्योग जो खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। मतलब ये उद्योग जो खनिज और धातुओं को किस रूप में हम उपयोग करते हैं, किस रूप में, कच्चे माल के रूप में यदि हम उनका उपयोग करके उन्हें पक्के माल में परिवर्तित करते हैं तो हम उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम निम्न प्रकार के हैं, ठीक है। जिसमें पहला हमारा लोहा तथा इस्पात उद्योग। क्या नाम है, लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। क्या कहते हैं इसे, आधारभूत, क्योंकि इस उद्योग पर अन्य बहुत ऐसे हमारे जो उद्योग हैं क्या है, निर्भर है। अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनमें बनी मशीनरी पर निर्भर है। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण आदि उपभोक्ताओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। मतलब हम लोहा इस्पात से विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग के सामान बनाते हैं, निर्माण सामग्री बनाते हैं, रक्षा संबंधी विभिन्न तरह के वस्तुएं बनाते हैं। टेलीफोन का नाम सुने होंगे, वैज्ञानिक उपकरण है इत्यादि उपभोक्ता वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो इस इस्पात के द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी पूर्वक से हो जाती है। दिया है इस उद्योग के लिए लौ एश मतलब कच्चा लोहा, कोकिंग मतलब कोयला, कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का होता है। मतलब लौ एस्क 4, कोकिंग जो कोयला 2 है और चूना पत्थर कितना है, 1। इनका उपयोग करके तब जाकर उसे जो बनाया जाता है तो वो कठोर और मजबूत, ठीक ना, तैयार होता है लोहा। इसमें मैग्नीज के कुछ मात्रा भी मिलाना आवश्यक होता है, तब जाकर वो इस्पात कठोर, मजबूत और टिकाऊ होता है, ठीक ना। लोहा तथा इस्पात उद्योग के उत्पादक क्षेत्र अब देखेंगे। मतलब लोहा तथा इस्पात उद्योग जो उत्पादक क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है भारत में, ठीक ना। पहले नंबर पर दिया है कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर। कौन सा दिया है, कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर। ये 3 हमारे क्षेत्र हैं जहाँ बड़े पैमाने पर लोहा इस्पात उत्पादन किया जाता है। दिया है तीनों कारखाने आसनसोल के निकट, मतलब कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर। आसनसोल का नाम सुने होंगे, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, के निकट स्थित है। लौ एस्क मतलब कच्चा लोहा सिंहभूमि, झारखंड से। कोयला रानीगंज पड़ता है पश्चिम बंगाल में। झरिया रामगढ़ झारखंड में पड़ता है से। तथा चूना बीर मित्रपुर गंगपुर उड़ीसा से। मैग्नीज बाड़ा जामदा पासपानी उड़ीसा से। मतलब ये सब जैसे चूना पत्थर है, लौ एस्क है, कोयला है, ठीक ना। तो हम इन सभी को मिलाकर तब जाकर उसको क्या करते हैं, लोहा इस्पात तैयार करते हैं। जल जो है दामोदर की सहायक नदी बराकर से प्राप्त किया जाता है। मतलब जल है जो दामोदर की सहायक नदी बराकर है उसे प्राप्त किया करके तब जाकर हम उसे इस्पात तैयार करते हैं। तीनों संयंत्र आसनसोल कोलकाता के रेल मार्ग पर स्थित है। मतलब जो आसनसोल से जो कोलकाता की जो रेलवे लाइन है उसी पर ही हमारे तीनों कारखाने क्या हैं, स्थित हैं, ठीक ना। अतः निर्मित उत्पाद को कोलकाता बाजार भेजना आसान है। मतलब उस रेलवे लाइन के द्वारा हम उस इस्पात जो तैयार होता है उसको कोलकाता बाजार में आसानी पूर्वक से भेज देते हैं, ठीक ना। उसके बाद से दूसरा हमारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को का नाम सुने होंगे, जिसे हम लोग टिस्को के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। ये उसका पूरा है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर का नाम सुने होंगे, ठीक ना, झारखंड में स्थित है। जमशेद जी ने इसकी स्थापना किया था, ठीक ना। तो ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो बहुत बड़े पैमाने पर इस्पात का निर्माण करती है। जमशेदपुर इस्पात संयंत्र
संयंत्र की लौह अयस्क एवं कोयला क्षेत्र के मध्य आदर्श अवस्थित है। मतलब वहाँ जो जमशेदपुर में जो लौह अयस्क मतलब कच्चा लोहा प्लस वहाँ कोयला बड़ी अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, उसी के आसपास ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई है। यहाँ लौह अयस्क सिंह भूमि की नोवा मंडी और उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कोकी मतलब कोयला की प्राप्ति, झरिया से कोयला की प्राप्ति उड़ीसा की जोड़ा खानों से होती है। मतलब एक झरिया और प्लस उड़ीसा की जो खान है वहाँ से आसानी पूर्वक से कोयला प्राप्त करके बड़े पैमाने पर हम लौह इस्पात मतलब लोहा इस्पात तैयार करते हैं। यह कोलकाता मुंबई मुख्य रेल मार्ग के निकट स्थित है। कौन सा? कोलकाता और मुंबई का जो रेलवे जो लाइन है, ठीक ना, उसी पर ये स्थित है। निर्मित माल को कोलकाता पतन मतलब बंदरगाह जो जमशेदपुर से 240 किलोमीटर दूर तक आसानी से वहाँ पहुँचाया जा सकता है, ठीक ना। तो इस तरह बड़े पैमाने पर हम उनका उत्पादन करते हैं। और जो कोलकाता जो बंदरगाह है जो करीबन जमशेदपुर से 240 किलोमीटर दूर है, वह आसानी पूर्वक से उपलब्ध करा दिया जाता है, ठीक ना। दिया विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क भद्रावती कर्नाटक में ये है, ठीक ना। यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर लोहा इस्पात तैयार किया। यह संयंत्र शिमोगा जिले के कर्नाटक में भद्रावती नदी के तट पर स्थित है। मतलब जो कर्नाटक राज्य का नाम सुने होंगे, उसके शिमोगा जिला है, भद्रावती वहाँ नदी के तट पर ये क्या है इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है। को इस नदी से जल की सुविधा उपलब्ध होती है। मतलब विश्वेश्वरैया जो है आयरन एंड स्टील कंपनी, उसको जल कहाँ से मिलता है? तो भद्रावती जो नदी है उससे वहाँ उसको आसानी पूर्वक से जल उपलब्ध होता है और बड़े पैमाने पर लोहा इस्पात तैयार करता है। भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया की स्मृति में इसका नाम रखा गया था, ठीक ना। इस तरह ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा है राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा। मतलब राउरकेला उड़ीसा में जो पड़ता है, बहुत बड़ा वहाँ पर ये इस्पात तैयार किया जाता है। दिया है इस कारखाने की स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में की गई थी। मतलब किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। कब किया गया था? 1959 में, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि राउरकेला इस्पात जो संयंत्र है कारखाना, वो किसके सहयोग के द्वारा बनाई गई थी? तो किनके? जर्मनी के। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक ना। कहाँ है? सुंदरगढ़ जिले के निकट यह इसकी स्थापना किया गया था। इस संयंत्र को लौह अयस्क की पूर्ति उड़ीसा के क्योंझर उड़ीसा में एक क्योंझर जगह है, ठीक ना, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। सुंदरगढ़ क्षेत्र से कोयला, सुंदरगढ़ जो क्षेत्र है वहाँ से कोयले मिल जाती है। आपूर्ति झरिया से भी कर ली जाती है, झारखंड से। कोयली और शंख नदियों से जल की प्राप्ति होती है। मतलब एक वहाँ पर नदी है कोयली और शंख नामक नदी है, उसे यहाँ जल प्राप्त होकर, ठीक ना, बड़े पैमाने पर लोहा इस्पात तैयार किया जाता है, ठीक। 5वें नंबर पर आ जाएंगे भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक ना। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ठीक ना। पूछता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है, किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला कहाँ है? तो उड़ीसा में, ठीक ना। इसकी स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई थी। यह वर्ष 1959 में उत्पादन शुरू किया था। मतलब जो भिलाई जो इस्पात संयंत्र है, कारखाना है, वो रूस के सहयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ के निकट जो जिला है दुर्ग में, वहीं इसकी स्थापना की गई थी, ठीक ना। और 1959 में यहाँ पर बड़े पैमाने पर उत्पादन होना शुरू हो गया था। अब आ जाइए 6 नंबर पर, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इस संयंत्र की स्थापना पश्चिम बंगाल के बर्धमान का जिला का नाम सुना कि दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। मतलब जो ये जो हमारा कारखाना है दुर्गापुर इस्पात कारखाना, इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था, जो 1962 में इस्पात उत्पादन प्रारंभ हो गया था, ठीक ना। बड़े पैमाने पर 1962 में यहाँ पर उत्पादन करना शुरू कर दिया गया था, ठीक। तो ये था दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जैसे कभी कभी पूछता है दुर्गापुर इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित है, तो पश्चिम बंगाल में। किसके निकट? तो बर्धमान का नाम सुना होंगे, जिला है, उसी के निकट दुर्गापुर नामक स्थान पर उसकी स्थापना की गई थी। अब 7वें नंबर पर देखेंगे हम लोग बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो में, झारखंड में। इस संयंत्र की स्थापना रूस की सहायता से बोकारो झारखंड में की गई थी। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ये भी एक।
यह दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में अवस्थित है। मतलब दामोदर घाटी जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, वहीं ये कोयला वाले जो क्षेत्र हैं उसी के पास इस बोकारो नामक इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। ठीक ना, जहाँ पर बड़े पैमाने पर देश के लिए इस्पात तैयार किया जाता है। दिया है सेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु। ठीक ना, कहाँ है ये? तमिलनाडु 8वें नंबर पर है। यह इस संयंत्र को वर्ष 1982 में चालू किया गया था। यह भारत का एक विशिष्ट कारखाना है जो यह स्टेनलेस स्टील बनाता है। मतलब क्या बनाता है? स्टेनलेस नामक स्टील इसे बनाया जाता है। इस संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति स्थानीय शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु से की जाती है। मतलब वहीं एक जो लौह अयस्क है शिवराय नामक पहाड़ी है, वहाँ से आसानी पूर्वक से, ठीक ना, लौह अयस्क प्राप्त करके और बड़े पैमाने पर तमिलनाडु में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक ना, अब देखेंगे हम लोग विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का नाम सुने होंगे, आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है। ठीक ना, जहाँ पर भी बड़े पैमाने पर लोहा इस्पात तैयार किया जाता है। ठीक, दिया है जो 9 नंबर पर है हमारा, दिया है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। ठीक ना, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये है। यह भारत का एक पहला तटवर्ती मतलब क्या, समुद्री जो क्षेत्र के किनारे संयंत्र है, जो 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया था। मतलब जो हमारे राष्ट्रीय इस्पात जो निगम लिमिटेड है, उसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसका? विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना का। ठीक ना, जहाँ बड़े पैमाने पर इस्पात तैयार किया जाता है। ये आंध्र प्रदेश का है। दिया है विजाग स्टील संयंत्र। यह आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह के निकट स्थित देश का मुख्य इस्पात कारखाना है। यह देश का पहला पतन आधारित तथा संपूर्ण एकीकृत संयंत्र है, मतलब कारखाना है। ठीक ना, तो ये भी एक तरह से आंध्र प्रदेश में ही जो विशाखापट्टनम बंदरगाह के निकट है, ठीक ना, इस्पात कारखाना, ये देश का पहला पतन आधारित, पतन मतलब क्या, बंदरगाह के नज़दीक मतलब स्थापित किया गया है और एकीकृत कारखाना स्थापित है। ठीक ना, अब हम देखेंगे एल्युमिनियम प्रगलन, एल्युमिनियम उद्योग के बारे में। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। मतलब एक तो पहला क्या था हमारा, कोयला, दूसरा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। इसको भी धातु का शोधन करके, ठीक ना, एल्युमिनियम जैसे बॉक्साइट, आप इसके पहले पढ़े होंगे बॉक्साइट के बारे में। तो बॉक्साइट से एक कच्चा, एल्युमिनियम का कच्चा क्या है, बॉक्साइट, कच्चा माल। ठीक है, उसी से हम लोग एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। मतलब ये ऊष्मा का सुचालक होता है, लचीला होता है और अन्य धातुओं के मिश्रण से, ठीक ना, एल्युमिनियम को कठोर बनाया जा सकता है। और यह काफ़ी हल्की होती है, इसी कारण इसका उपयोग हवाई जहाज़ के पुर्जों को बनाने में तथा बर्तन, तार बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, मतलब सबसे ज़्यादा इसको हवाई जहाज़ों के जो पुर्जे बनाने में इस एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद से एल्युमिनियम के बर्तन बनाने में, एल्युमिनियम के तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? एल्युमिनियम का। देश में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर एल्युमिनियम उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा में नालको दुनिया की सबसे सस्ती एल्युमिनियम बनाने वाली कंपनी है। नालको कंपनी जो दुनिया में, देश भर में सबसे सस्ती यदि एल्युमिनियम बनाती है तो ये नालको जो कंपनी है उड़ीसा में क्या है, स्थित है। ठीक, अब देखेंगे रसायन उद्योग। रसायन केमिकल का नाम सुने होंगे, केमिकल इंडस्ट्री इसको कहा जाता है। ठीक ना, रासायनिक उद्योग वे सब उद्योग आते हैं जो औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करते हैं। रसायन उद्योग संसार की वर्तमान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा तथा फैल रहा है। मतलब बड़े पैमाने पर भारत में या अन्य देशों में भी बहुत तेजी से रसायन उद्योग धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। आपको पढ़ाएंगे अर्थशास्त्र में, जब सकल घरेलू मतलब राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है, कितने उनका योगदान रहा है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। मतलब एशिया में तीसरा नंबर पर है और विश्व में 12वें स्थान पर आकार की दृष्टि से माना जाता है। इसमें देखिए दिया है
अकार्बनिक तथा कार्बनिक दो क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब जो रासायनिक उद्योग है उसमें एक अकार्बनिक आता है रसायन, दूसरा है कार्बनिक रसायन आता है, उसमें भी बहुत तेजी से तीव्र गति से वृद्धि देखने को मिला है। तो अब हम लोग जानेंगे अकार्बनिक रसायन में कौन कौन से तत्व आते हैं। दिया है अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, मतलब इसे उर्वरक बनाया मतलब खाद बनाया जाता है, कृत्रिम वस्त्र बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है, गोंद बनाए जाते हैं, रंग रोगन मतलब रंगने वाला, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है। मतलब किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल दिया है क्षार और सोडा, रेस, कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जक कागज में उपयुक्त होने वाले रसायन है। किसका? नाइट्रिक जो अम्ल है उसे कांच बनाया जाता है, या सोडा है या क्षार है, ठीक ना। तो इसमें कांच की वस्तुएं, साबुन, शोधक, अपमार्जक कागज में प्रयोग होने में इसका उपयोग किया जाता है। तथा कास्टिक सोडा आदि सम्मिलित हैं, ठीक ना। कौन सा? कास्टिक सोडा। अब देखेंगे अकार्बनिक रसायन, ये पेट्रो रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जो कार्बनिक जो है रसायन, इसमें पेट्रो रसायन आता है, ये शामिल है जो इस पेट्रो रसायन से हम लोग कृत्रिम वस्त्र बनाते हैं, कृत्रिम रबड़, ठीक ना, प्लास्टिक के सामान दिया, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषधियाँ इत्यादि रसायन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? पेट्रो रसायन का या कार्बनिक। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित किए जाते हैं। मतलब जहाँ खनिज तेल शोधनशालाएँ होते हैं उसी के नज़दीक इनकी स्थापना की जाती है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया हमारे रसायन उद्योग। अब लास्ट हम इसमें पढ़ेंगे उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजन उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, नाइट्रोजन का नाम सुने होंगे, इसमें सबसे अधिक मात्रा में यूरिया मतलब पाई जाती है, ठीक ना। देखिए उसमें होता है फास्फेस्टिक उर्वरक, डीएपी का नाम सुने होंगे। एक मित्र से मिट्टी की खाद है जिसमें हम लोग मिट्टी डाल के उसका उपयोग करते हैं, ठीक ना। अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, इसमें 3 मुख्य तत्व होते हैं। एक होता है नाइट्रोजन, फास्फेट और क्या होता है पोटास, जिनका इन दोनों का तो भारत में भंडार मिला है, इसका भंडार भारत में नहीं है, ठीक ना, के उत्पादन क्षेत्र के इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा अर्थात पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है, मतलब दूसरे देशों से इसको मंगाया जाता है, ठीक ना। हमारे देश में इसका उत्पादन नहीं होता है, ठीक ना, इसका भंडार नहीं है, इसे हम पोटास को दूसरे देशों से मंगाते हैं, ठीक ना। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया। मतलब बड़े पैमाने पर हरित क्रांति के पश्चात हमारे देश में भी इनका उत्पादन करना शुरू कर दिया, जिसमें गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य के कुछ उर्वरक उत्पादन का 50% उत्पादन करते हैं। मतलब गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल जहाँ 50% क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में आते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ठीक ना। जो ये अन्य भी हैं जहाँ मतलब उत्पादन होता है किसका? उर्वरक का। तो इस तरह ये हमारा जो 19 वाला जो भाग है वीडियो का ये समाप्त हुआ। अगले भाग में हम लोग पुनः पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक ना। धन्यवाद।